फिनॉल्स की रिएक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने कौन सा वाला पार्ट आपका फिनिश कर लिया है। तुम लोगों का फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया है, क्लैसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया है। कल हम लोगों ने रेमर टाइमन रिएक्शन भी फिनिश कर लिया। तो अब हम लोग एक्शन में मूव करेंगे आपकी एक दूसरी रिएक्शन में। ये भी रेमर टाइमन के जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी है। तो ये जो कोलबेस रिएक्शन है ये क्या है, देखो कल के इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग यानी कि सबस्ट्रेट हमारा क्या था, फिनॉल। तो यहाँ पे भी आपका सबस्ट्रेट क्या है, फिनॉल। कल के इसमें जो कुछ रिएजेंट्स डालने के बाद तुम्हें एक प्रोडक्ट मिला था, राइट। वो प्रोडक्ट आपका क्या था, वो था कि टॉप पोजीशन पे जहाँ पर OH है वहाँ पे तो OH रहेगा ही रहेगा, और इस तरीके से एक ऑर्थो प्रोडक्ट पे और आपका एक पैरा प्रोडक्ट पे CHO लगा हुआ मिल जाता था। लेकिन उसमें से ऑर्थो प्रोडक्ट वाला क्या होता था, मेजर होता है। अभी वहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट वाला मेजर क्यों होता था, क्योंकि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती थी, जस्ट लाइक ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अब देखो क्या वेरिएशन है कोलबेस रिएक्शन में। आपको ये ऑर्थो या फिर जो भी पैरा आप प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पे रेमर टाइमन के जैसे यहाँ पे CHO प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे रेमर टाइमन में हम लोगों ने फॉर्माइलेशन किया है ना, फॉर्माइल ग्रुप को ऐड किया। यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप ऐड नहीं होगा। यहाँ पे तुम ये पाओगे कि इस पोजीशन पे तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगकर मिल गया है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कोलबेस रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए रहती हैं, हमें ऑब्वियस है। यहाँ पर जैसे हमें कल NaOH की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे भी हमें NaOH या फिर KOH चाहिए। पॉइंट 2, रेमर टाइमन में हमने क्लोरोफॉर्म लिया था, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म नहीं चलेगा। क्लोरोफॉर्म के बजाय यहाँ पे यूज़ होता है CO2, और CO2 के बाद फिर इस स्टेप में आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की नीड होती है। ठीक है, यहाँ पे हम 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर देते हैं और 7 ATM प्रेशर देते हैं। दूसरी चीज़ अगेन लास्ट स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस की जाती है इसकी। तो ये तुम्हारे पास यहाँ से प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, और ये जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास ऑब्टेन होता है, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, तो जब हम लोग रेमर टाइमन रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, और अभी हम लोगों को क्या मिल रहा है, सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये डिफरेंस है रेमर टाइमन और कोलबेस में। ऑब्वियस है कि मैकेनिज्म का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ की मैकेनिज्म आखिर कैसी है। तो अगेन इतने दिनों से जैसा हम लोग प्रवचन करते आ रहे हैं कि अभी आप जब फिनॉल लोगे तो फिनॉल में सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, फिनॉल को देखते बराबर कि फिनॉल के पास का जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। अब मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ इस सेम स्टेटमेंट को। तो ऑब्वियसली अगर ये एसिडिक नेचर का है तो इसके होने की वजह से यहाँ पे जो ये NaOH है और इसका जो ये OH निगेटिव वाला पार्ट है, ये इस क्वेश्चन में किसके जैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एक्ट एज अ बेस। अगर ये एक्ट एज अ बेस बिहेव करेगा तो यहाँ पर ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन वहाँ वो जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, उस एसिडिक हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो NaOH के डालने की वजह से यहाँ पे जो तुम्हारे पास चीज प्रोड्यूस होकर तुम्हें मिलती है वो ये रहता है, आपको मिल जाता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, H2O। तो इतना पार्ट तो हम लोगों को देखो रट ही गया है कि NaOH और फिनॉल अगर साथ में रहे तो उन लोगों के साथ में रहने से आखिर क्या होता है करके, राइट। अब फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस हो चुका है, डन। ठीक है, तो अब ये फिनॉक्साइड आयन देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन करेगा। तो ये मैंने फिनॉक्साइड आयन बना दिया, ये ऑक्सीजन इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव, ये हम लोगों ने हमारी बेंजीन रिंग बना ली प्लस। इसमें हम लोग अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, CO2। ठीक है, तो देखो तुम अगर CO2 की बात करो तो CO2 में क्योंकि दो दो ऑक्सीजन और वो भी डबल बॉन्ड के साथ, राइट। तो ऐसे में वो जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर एक अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा, बराबर। यानी कि कार्बन CO2 में जो कार्बन का सेंटर है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा तो इस इलेक्ट्रोफाइल को मुझे बेंजीन रिंग पे लगाना है। अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि ये जो पर्टिकुलर आपके पास रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन है,
तो ये रिएक्शन है आपकी ARSE, इसका फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। जैसे ब्रोमिनेशन होता है, जैसे फ्रिडल-क्राफ्ट होता है, उस कैटेगरी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आपका ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कल कोलबेस में हुआ था, सिमिलरली वैसा ही ये यहाँ शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर वो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पे शिफ्ट हुए तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और फिर वो नेगेटिव चार्ज जाके अटैक करेगा किसको, आपके वहाँ पे कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को, ये इस तरीके से। फिर जब वो कार्बन उस पर्टिकुलर यानी कि इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इनमें से वो एक आधी पाई बॉन्ड तोड़कर वो इलेक्ट्रॉन के हमारे शिफ्ट कर देगा हमारे ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो देखो ये चीज क्या हो गई, ये आपके पास, और ऑब्वियस है कि रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो एरोमेटिसिटी अभी क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है। उसने यहाँ कार्बन लिया है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O एक तरफ रहेगा और दूसरी तरफ आ जाएगा इस तरीके से O नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि उधर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे तुम ये देखो कि पहले ये स्पीशीज रिएक्ट होने से पहले ये एरोमेटिक थी, और अटैक होने के बाद ये कन्वर्ट हो चुकी है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। मतलब ये अब एरोमेटिसिटी इसकी लूज हो चुकी है, नॉन एरोमेटिक नहीं बोलते इसे, हम लोग कहते हैं इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई है, लूज हो गई है। तो अब ये पूरा इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि किसी तरीके से अपनी एरोमेटिसिटी में वापस लूँ। तो अब होता कैसा है कि यहाँ पे इस हमें पता है कि इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन भी होता है ना, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। तो अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने पास इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दो इलेक्ट्रॉन्स को वो देना चाहता है कि ले करके अब मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे रहा हूँ। तो अगर कार्बन को वो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो H+ के फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा। फिर वो जो H+ के फॉर्म में अकेला नहीं घूमेगा, कोई ना कोई उसको पकड़ने वाला होना चाहिए। जैसे रेमर टैमर में कार्बन के ऊपर का जो लोन पेयर होते थे वो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते थे। तो जहाँ पे यहाँ पे जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए देगा, ये वाला जो आपका पाई बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस पर्टिकुलर कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5, 2 ऊपर से, 2 राइट साइड से और 1 लेफ्ट साइड से, इसीलिए पाई को ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन जब H इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो पर्टिकुलर H जाएगा कहाँ, उस H को एक्सेप्ट कर लेगा ये तुम्हारे O, ठीक है। यानी कि O ने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से अब देखो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या ऑब्टेन होता है, हमारे पास जो रिंग है उस रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है, उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम क्रिएट हो जाता है, ऊपर में बन जाता है आपके पास इस तरीके से O नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O नेगेटिव के बजाय अब यहाँ पे आ गया OH, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो हम लोगों को सैलिसाइक्लिक एसिड बनाना था। सैलिसाइक्लिक एसिड का मतलब बेंजीन रिंग, टॉप पे OH और उसकी ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज टेट्रा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH तो हमने लगा लिया है। बस अब यहाँ पे हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते। तो जैसे ही तुम एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी सैलिसाइक्लिक एसिड में, ऊपर में आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा COOH, ठीक है। तुम चाहो तो इसका पैरा प्रोडक्ट भी बना सकते हो, मैंने इसका सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया है। अच्छा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और है कि ये जो आपने मैं कह रही हूँ कि ये सैलिसाइक्लिक एसिड है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसमें आपका OH वाला फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम लोगों का बेंजोइक एसिड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे हम लोगों का कार्बोक्सिलिक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक का हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का मेन, और ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी हमारा लोकेंट, ठीक है। तो कल को क्वेश्चन ऐसा भी क्रिएट हो सकता है कि सैलिसाइक्लिक एसिड में बताओ कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप्स है। तो ये चीज़ आप तभी बता सकते हो जब आपके पास क्या होगा करके उसका स्ट्रक्चर वगैरह तुम्हें पता होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एक टॉपिक और देखते हैं। वो टॉपिक क्या है, एस्पिरिन। मैंने एस्पिरिन के बारे में अभी तुम्हें आई थिंक 2-4 वीडियोस पहले भी बताया था कि हम तो वैसे इसको ड्रग्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट, बट फिर भी अगर एस्पिरिन पता होनी चाहिए क्या है करके। तो ऐसे में अभी मान लेते हैं हम लोग इस स्टेज पे खड़े हुए हैं, ठीक है,
कौन सी वाली स्टेज है हम लोगों के पास, यहाँ पे COOH लगा हुआ है बट ऊपर में O नेगेटिव है, ठीक है। कौन सी वाली स्टेज, देखो ये वाली स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, इस स्टेज में। तो इस स्टेज में अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर लेते हो, ठीक है, अगर तुम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर लेते हो तो तुम्हें सैलिसाइक्लिक एसिड मिला। और अगर मान लेते हैं तुम इस पर्टिकुलर स्टेप पर ही एसिड हाइड्रोलिसिस नहीं करते हो बल्कि कुछ और करते हो, तो यहाँ से आपको एस्पिरिन मिल जाता है। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि एस्पिरिन को ऑब्टेन करने का तरीका भी इस मैकेनिज्म में और इसी मैकेनिज्म में तुम्हें सैलिसाइक्लिक एसिड को भी ऑब्टेन करने का तरीका है। तो देखो एस्पिरिन कैसे हम करते हैं। बेसिकली एस्पिरिन होती क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बेंजीन रिंग और उसके बाद इस पोजीशन पे लगा होता है COOH, और ये जो टॉप वाली पोजीशन है, इस टॉप वाली पोजीशन पे लगा होता है OC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। इसे हम लोग कौन सा ग्रुप कहते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को ये वाला ग्रुप कहलाता है एसिटाइल। तो तुम्हें क्या करना है, बेंजीन रिंग में जो O के बाजू में एसिटाइल लगाना है। तो अगर मैं पूछूंगी इसे आप क्या कहोगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, जो कि कुछ और नहीं बल्कि तुम लोगों का एस्पिरिन ही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम यहाँ पे ये ग्रुप लगाएं कैसे। तो देखो जरा, कल हम लोगों ने जो फ्राइज रीअरेंजमेंट पढ़ा था, फ्राइज रीअरेंजमेंट में भी हम लोगों को रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए फिनाइल ईस्टर की नीड होती थी, राइट। तो फिनाइल, अगर मैं इस COOH ग्रुप को अज्यूम करूँ कि उस बेंजीन रिंग पे COOH ग्रुप है ही नहीं, तो तुम मुझको बताओ जरा कि वो वाली चीज़ एक फिनाइल ईस्टर के जैसी नहीं लग रही है। और अगर वो वाली चीज़ एक फिनाइल ईस्टर के जैसे लग रही है तो वी कैन से दैट कि वहाँ पे फिनाइल ईस्टर को क्या कहते हैं, लगाने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि आप वहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl डाल दो, ठीक है। तो आपको वो ऊपर वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा करके, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट कोल बेस रिएक्शन। इसमें मेरे को नहीं लगता कि इतना कोई कठिन इसकी मैकेनिज्म थी। तो मेरे हिसाब से सारा पार्ट फिनिश हो गया है। बस अब इसमें एक चीज़ का बहुत ही खास ख्याल रखना है तुम्हें, वो ये कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन जिस हाइड्रोजन को अचीव कर रहा है वो हाइड्रोजन आया कहाँ से, वो आया है एसिड हाइड्रोलिसिस से। यानी कि अगर तुम लोगों के पास ड्यूटेरियम वहाँ यूज़ करोगे तो ड्यूटेरियम आएगा, और उसके बाद जो तुम्हारे पास ये बेंजीन, मतलब ये वाला जो पार्टनर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें इस O नेगेटिव को देखो नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन मिल गया। तो वो नेक्स्ट स्टेप में इसके पास ये हाइड्रोजन आया कहाँ से, तो इसके पास ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, बेंजीन की उस पोजीशन ने अपना हाइड्रोजन तोड़कर उस ऑक्सीजन को दे दिया। तो यहाँ पे रूल ये बन गया है कि जो C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप होता है, यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है इसका सोर्स होता है फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स बस तुम्हें क्या करने हैं, दिमाग में याद रखने कि कौन यहाँ पे कहाँ से आया है, क्योंकि हो सकता है तो मैकेनिज्म याद ना कर पाओ बट पॉइंट्स तो याद कर ही सकते हो। जब 10th क्लास तक बड़े बड़े हिस्ट्री के आंसर याद कर लेते थे डेट्स वगैरह के साथ एकदम, तो ये कौन सी चीज़ है तुम याद ना कर पाओ। बस इतना है कि रूल्स को एक जगह पे लिख लो और उनको कैसा डेली रिवाइज करते जाओ। हार्डली तुम अगर तक सारे रूल्स और सारे फॉर्मूलेज अगर एक जगह लिखोगे तो तुम्हें आधा या 1 घंटा लगेगा सारी चीज़ों को देखने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आधा 1 घंटा तुम कंटिन्यूस देखते रहो। हो सकता है जो तुम्हारे वेस्ट टाइमिंग होते हैं, उन वेस्ट टाइमिंग तुम्हें पता है क्या हो सकते हो तुम्हारे लिए, उन वेस्ट टाइमिंग को उन्हें देखते चलो। तो कैसा है, तो धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें कैसी होती हैं हमारी जमती जाती हैं। अदरवाइज ऑर्गेनिक को तुम सोचोगे कि मैंने मैकेनिज्म देख ली करके या पढ़ ली करके तो मुझे आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको अपनी कमांड अपने हाथों से खुद बैठानी पड़ेगी उसमें, ठीक है।